आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जिसके रचयिता हैं जाबिर हुसैन। जो पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। प्राध्यापक मतलब होता है लेक्चरर, जिसको आप बोलते हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगान, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव का अर्थ होता है नया, प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण वे व्यक्तित्व, वे पात्र जो हमारे जीवन में पहले से मतलब हम उनके क्या रहे हैं, करीब रहे हैं, या जिनके बारे में हम जानते हैं। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद, सांवले सपनों की मतलब धुंधली स्मृतियाँ, सांवले सपने जो समय के अनुसार क्या हो गए हैं, धूमिल हो गए हैं, धुंधली स्मृतियों के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। आप देखिए, पाठ है सांवले सपनों की याद, जो कि सालिम अली जो एक बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं, पक्षी विज्ञानी हैं, जिन्होंने पूरी उम्र अपनी सारी ही उम्र पक्षियों की खोज, उनके संरक्षण, प्रकृति को बचाने के उपाय में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। आखिर में उन्हें कैंसर जैसी एक असाध्य रोग हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व, उनके कार्यों को, पक्षी प्रेम को दर्शाया गया है। तो हम पाठ को पढ़ते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। हुजूम का अर्थ होता है भीड़। मैं साथ साथ आपकी वर्ड मीनिंग भी लिखती जाती हूँ, या फिर आप हुजूम का अर्थ क्या होता है, भीड़। परिंदे, सुनहरे परिंदे, सुनहरे मतलब स्वर्णिम, परिंदे मतलब पक्षी। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। वादी का अर्थ क्या होता है, घाटी। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में अग्रसर का आगे अर्थ होता है आगे बढ़ता हुआ।
इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह। सैलानी जानते हैं क्या होते हैं? पर्यटक। सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन होना मतलब क्या करना? भागना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता है। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जब सालिम अली की मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने कहा है कि पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है, यानी वो अपनी ज़िंदगी छोड़ चुके हैं, वो मौत की गोद में जाकर सो गए हैं। आगे है, मुझे नहीं लगता इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि लेखक का मानना है कि जो विज्ञानी प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी जो सालिम अली थे, उनका मानना था कि मनुष्य हमेशा अपने हिसाब से, उनकी जो नज़र होती है, सोचने का जो तरीका होता है, वह खुद के हिसाब से होता है। तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य हमेशा, पक्षी हो चाहे प्राकृतिक चीज़ें हों, उन्हें क्या करता है, अपने अनुसार देखता है कि उससे उसका कितना फ़ायदा हो रहा है। एहसास की ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीन में पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक क्या होता है ये देखो। मिथक प्राचीन कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। आगे देखो, मिथक प्राचीन कथाओं का ऐसा पूरा तत्व, मतलब तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ को वहन करता है। यानी जो मिथक है वो क्या करता है तो पात्र कहाँ का, पुरानी कथाओं का, लेकिन आज भी वह क्या करता है, नए अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और 100 गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, भांडे का अर्थ होता है बर्तन, और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। यानी वो समय कैसा था, बहुत हजारों वर्षों पहले यह घटना घटित हुई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी।
पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम को याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे कुछ क्षणों में वहाँ कोई आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूर्ण माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच गए थे। सती मतलब शतक, 100 साल पूरे होने में अभी थोड़ा ही समय शेष था। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनके मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी नहीं छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। हिफाजत का अर्थ होता है रक्षा, हिफाजत। आगे देखिए, सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज पर फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। मतलब क्षितिज होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। कायल होना मतलब उस चीज़ के प्रति समर्पित होना। उनके लिए प्रकृति के में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी हद तक पहुँचाई थी। मदद काफ़ी तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। मतलब उनकी पत्नी का नाम तहमीना थी और ये जब वो पक्षियों की खोज पक्षियों की रक्षा या नई खोज करते थे तो उनके साथ कौन देती थी? तहमीना देती थी। एक लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी। मतलब केरल की जो साइलेंट वैली है उस पर धीरे धीरे किसका प्रसार हो रहा था? रेगिस्तान का उसकी तरफ प्रसार हो रहा था और रेगिस्तान के प्रसार होने से साइलेंट वैली में रहने वाले पक्षी और जो पेड़ हैं उनका क्या हो रहा था? धीरे धीरे विनाश हो रहा था। तो जो सालिम अली हैं वो उस तत्काल समय के जो चौधरी चरण सिंह थे, प्रधानमंत्री थे, उनसे मिले और इन संभावित खतरों से उन्हें अवगत कराया और सालिम अली से बात कर और उनके विचारों से प्रभावित होकर उनकी आंखें नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? यहाँ लेखक प्रश्न कर रहा है कि ऐसे पक्षी प्रेमी, प्रकृति प्रेमी को हमने खो दिया है, अब इसको संभालने वाला कौन है? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ए स्पैरो।
मुझे याद आ रहा है D.S. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपनी पत्नी के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ये लॉरेंस थे, ये भी क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे। तो उन्होंने कहा, जब उनकी मृत्यु के बाद उनसे पूछा गया लेखक लॉरेंस की पत्नी से कि वह लॉरेंस के बारे में बताए, तो उनका जवाब था कि मेरे से ज़्यादा शायद मेरी छत पर रहने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ज़्यादा जानती है। मुझसे भी ज़्यादा जानती हो। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था, मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में, उनके अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया इसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। यानी मैं लॉरेंस के दिन रात लॉरेंस के पास रही हूँ, उनको जाना है, उनके अनुभव, उनके बारे में जाना है, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानती हूँ, उनके विचारों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में मतलब शब्दों में उनका व्यक्तित्व के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उनका कहना था कि शायद मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया मेरे और लॉरेंस के बारे में मुझसे भी ज़्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगी। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। मतलब कहने का मतलब है, प्रतिरूप का होता है प्रतिमान बनना, वैसा ही जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में मतलब जैसे वो प्रकृति प्रेमी कैसे बने उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एक बार बचपन में उनकी जो एयर गन थी, हवा में चलाने वाली जो गन होती है, उस एयर गन से नीलेकंठ वाली एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी और वह वो घायल होकर गिरने से, इसी घटना से उनका जो हृदय वह परिवर्तित हो गया और वह संपूर्ण जीवन उन्होंने पक्षी प्रेम के लिए लुटा दिया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनकी यायावरी होता है घुमक्कड़ से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। लोगों को अभी भी क्या है, संभावना है इस बात की। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम कब लौटोगे? ये था पाठ। अब इस पाठ में आए जितने भी वर्ड मीनिंग है मैं आपको सेंड करूँगी, और अब इस पाठ को जानने के लिए हम इस पाठ का सार लिखेंगे, इसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे। देखो बेटा, पहले हम पढ़ेंगे पाठ के सार में। सबसे पहले हम एक टॉपिक लेंगे, वो क्या है, एक अंतहीन यात्रा। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि कैसे जो सालिम अली हैं उनका की मौत के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन का सफ़र का बोझ उठाए, वो सबसे आगे चल रहे हैं, तमाम सपनों से भिन्न था, कैसे भीड़ भाड़ भरी और तनाव भरी जिंदगी से वो मुक्ति पा चुके हैं। दूसरा है पक्षी प्रेमी सालिम अली। पक्षी प्रेमी सालिम अली।
मतलब यहाँ पर कि वो कैसे दूसरा, मुझे नहीं लगता इस सोए हुए पक्षी को ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन में नीच पर जन्मे मिथक का नाम है सालिमन। पता नहीं, अब इनके बारे में बताया गया है। तीसरा हम चलेंगे सांवले सपनों का जादू। सांवले सपनों का जादू का उदाहरण देकर उन्होंने क्या बताया है कि कैसे वो कृष्ण वाला आ जाएगा कि सांवले सपनों का जादू, धुंधली स्मृतियों का सांवले सपने, मतलब जो स्मृतियाँ थोड़ी धुंधली पड़ गई हैं, उन विगत स्मृतियों का वर्तमान जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वही श्री कृष्ण का उदाहरण देते हुए कि आज श्री कृष्ण इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कितने हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने यमुना नदी पर मतलब स्नान किया था, बंसी बजाई थी, कैसे गोपियों के साथ रासलीला की थी। लेकिन आज भी वो नहीं होते हुए भी वैसा ही सुबह उठते ही वैसा ही माहौल शुरू हो जाता है। अगला है सालिम अली का व्यक्तित्व। अगले टॉपिक में क्या बताया गया है, सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि वो उनकी उम्र अभी 100 वर्ष पूरे होने में थोड़ा ही समय था और उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी। और उन्हें क्या किया था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन किसमें बिता दिया, पक्षियों की सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। पांचवा है प्रधानमंत्री से भेंट। कि कैसे वो चौधरी चरण सिंह से मिले और वहाँ पर जाकर उन्होंने केरल की जो साइलेंट वैली है उसके बारे में बताया कि कैसे वो धीरे धीरे विनाश के कगार पर पहुँच रही। अगला है लॉरेंस का पक्षी प्रेम। लॉरेंस के बारे में आया ना, लास्ट में है बचपन की घटना से प्रेरणा कि कैसे बचपन से वो नीलेकंठ वाली गोरैया को जो वो अपने एयरगन से उनकी एयरगन से घायल हो जाती है, तो कैसे उनका जो दिल है वह पसीज जाता है और वो कैसे प्रकृति प्रेमी बन जाते हैं। तो वो आ जाएगा बचपन की घटना से प्रेरणा। और लास्ट हो जाएगा यायावरी प्रवृत्ति। यायावरी प्रवृत्ति मतलब हमेशा उनका जीवन कैसा रहा है, घुमक्कड़ स्वभाव का रहा। तो ये सारा आपका क्या था, पाठ का सार। डाउट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। डाउट क्लास लूँगी मैं, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस करेंगे। रह जाता है शुरू कर देखिए बेटा, पहला का है किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो ये हमने देखा है उसमें कि जो कैसे उनकी बचपन में उनकी एयरगन से एक नीलेकंठ की गोरैया है वह घायल हो जाती है और उस घायल गोरैया को देखकर ही जो सालिम अली है वह क्या हो जाते हैं, उनको अपना जीवन की जो दिशा है वो बदल देते हैं। आया इसमें साफ। घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ लेके गई। यानी नीलेकंठ की गोरैया घायल होने के बाद उनका जीवन ही बदल गया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। दूसरा है सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा
कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। तो हमने जो केरल की साइलेंट वैली के बारे में पढ़ा है कि एक बार जो सालिम अली हैं वो चौधरी चरण सिंह से, जो कि उस समय के तत्काल क्या थे, प्रधानमंत्री थे, वो उनसे जाकर मिलते हैं और केरल की साइलेंट वैली में जो रेगिस्तान का प्रसार हो रहा था और उस रेगिस्तान के प्रसार से कैसे वहाँ पर केरल की साइलेंट वैली के संभावित खतरों से, संभावित मतलब संभावना की जा रही थी कि अगर ऐसे जैसे जैसे रेगिस्तान का प्रसार केरल की साइलेंट वैली में फैल रहा है, अगर वैसे ही बढ़ता रहा तो कि जो हरी वादियाँ हैं, जो घाटियाँ हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे और वहाँ रहने वाले पक्षी और पशु पक्षी हैं वो भी मर जाएंगे या वो पलायन कर जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। तो जब उन्होंने इन सारे संभावित खतरों को से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया तो उनकी आंखें नम हो गई। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? क्योंकि लॉरेंस स्वयं एक प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने बताया कि लॉरेंस मेरे साथ रहे हैं, मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके बारे में जानती हूँ, लेकिन उनके सारे व्यवहार को, विचारों को, व्यक्तित्व को शब्दों का जामा पहनाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनके बारे में शब्दों में उनके बारे में बयान नहीं किया जा सकता है। वे अधिकतर समय किसके साथ? पक्षियों के साथ बिताते थे। इसलिए लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने कहा कि लॉरेंस मेरे बारे में, मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ज़्यादा जानती है। क्वेश्चन है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन में आपको आंसर है वो लिख कर भेजूँगी, ऐसे आप नहीं बताएंगे। दूसरा है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन, यानी मतलब जब सालिम अली की मृत्यु हो जाती है तब की ये घटना है कि कोई अपने शरीर की गर्मी देखकर और दिल की धड़कन देखकर भी अगर उस व्यक्ति को, सालिम अली को वापस लाना चाहे तो ऐसा संभव नहीं है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर हुए। टापू होता है एक छोटा सा एरिया जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। एक आपने देखा होगा टापू और सागर के बारे में आप जानते हैं। सागर क्या होता है? अथाह होता है, जिसकी कोई था नहीं होती। था का अर्थ होता है मतलब जिसका कोई किनारा नहीं होता है। अथाह होता है जिसकी गहराई के बारे में जान नहीं सकते। उसी तरह और जो टापू होता है वह कैसे होता है? छोटे एरिया में होता है। तो वहाँ यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि जो सालिम अली हैं वो प्रकृति की दुनिया में कोई छोटा मोटा रोल उनका नहीं रहा है। उन्होंने तो प्रकृति के लिए को बचाने के लिए और पक्षियों को बचाने के लिए, उनकी उनके लिए को बचाने के नए तरीक़ों के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए वो क्या कर रहे थे? पक्षी प्रेमी बन गए थे और पक्षियों की दुनिया में पूर्ण रूप से डूब गए थे। यानी वो क्या है, उन्हें हमेशा सागर की तरह उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, उन्होंने अपनी अथाह जगह वहाँ पर बना ली थी। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं हैं। ये दो और ये वाला 6th क्वेश्चन देखो। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में बता देंगे कि सालिम अली का व्यक्तित्व कैसा था। पक्षी प्रेमी थे, वे सदैव अपने गले में दूरबीन लटकाए और प्रकृति को और पक्षियों को बचाने के लिए नए रास्ते खोजते रहते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों के नई खोज और प्रकृति की रक्षा में बिता दिया था। उम्र की सदी के यानी 100 साल पूरे होने में कुछ ही समय शेष रहा था कि उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई और उनकी मौत हो गई। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। शीर्षक की सार्थकता मतलब ये जो पाठ को शीर्षक दिया गया है, पाठ जो दिया गया है वह सही है? वह पूर्ण रूप से सही है कि उसकी स्मृतियों को यहाँ पर दर्शाया गया है और इसको डिटेल से सारे प्रश्नों को हम डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। 27 मिनट।